Hello dear student, welcome today online class subject geography। मैं अजय सर। हाँ तो बच्चों, हम आज बात करेंगे जो कि हमारा 6वां चैप्टर चल रहा था मानव अधिवास, और उसमें हमने मानव अधिवासों के प्रकारों के बारे में बताया था। कल हमने ग्रामीण अधिवास जो हैं उनके प्रकार बताए थे, उनके 4 प्रकार बता चुके थे। और आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप, और प्रतिरूप के बारे में कल ही बता दिया था। तो कुछ ग्रामीण अधिवासों के कुछ प्रतिरूप निर्धारित किए गए हैं कि गांव का आकार किस रूप का हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंग ये निम्न प्रतिरूप हैं। हाँ तो बच्चों, सबसे पहला प्रतिरूप है हमारा रेखीय प्रतिरूप। रेखीय का मतलब होता है एक रेखा के समान, रेखीय प्रतिरूप। तो देखिए बच्चों, जब ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, नहर, नदी घाटी में या सागर तट के सहारे बस्ती का विकास होता है, यानी किसी भी ग्रामीण बस्ती का विकास सड़क मार्ग, रेल मार्ग, नहर, नदी घाटी, सागर तट के सहारे होता है, तब रेखीय प्रतिरूप वाले अधिवास का निर्माण होता है। एक रेखा की आकृति में घर बस जाते हैं। इस प्रतिरूप में आवास जो होते हैं, यानी घर जो होते हैं पास पास होते हैं और पंक्तिबद्ध होते हैं। जैसे गंगा यमुना के मैदान एवं मध्य हिमालय क्षेत्र में इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं, ये उदाहरण है। उसी प्रकार हमारे राजस्थान में जयपुर जिले का बरवाड़ा गांव रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण है। हाँ तो बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे राजस्थान के जयपुर जिले के पास ऐसा कौन सा गांव है जो रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण है, तो बरवाड़ा गांव। इन्हें पंक्तिनुमा मार्गोन्मुख, यानी मार्ग की तरह मुख होना, और अर्धचंद्राकार प्रतिरूप भी कहते हैं, आधा चंद्रमा जो होता है इस तरीके से। दूसरा प्रतिरूप आता है, इनके चित्र पीछे पेज में दिए हुए। दूसरा प्रतिरूप है तीर प्रतिरूप। जैसा कि नाम से पता है, तीर की तरह बसा हुआ। देखिए, किसी अंतरीप के शीर्ष पर, अंतरीप वह क्षेत्र होता है जहाँ दो नदियाँ बहती हैं, उनके बीच वाला क्षेत्र। नदी के विसर्प के सहारे या दो आव के बीच विकसित अधिवास का प्रतिरूप प्राय तीरनुमा होता है। दो नदी आपस में बह रही हैं, उनके बीच वाला जो क्षेत्र एक तीरनुमा प्रतिरूप कहलाता है। ऐसे स्थान पर अग्रभाग में, यानी आगे वाले भाग में अधिवास के विकास के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि दोनों नदियां आगे जाकर के मिल जाती हैं, इसलिए अगले भाग पर कोई आवास उपलब्ध नहीं होती है। यह नदी की सीमा इसके विकास में बाधा डालती है, जिससे अधिवास का विकास पृष्ठभाग की तरफ होता है। जैसे दक्षिण भारत में कन्याकुमारी और उड़ीसा में चिल्का झील तट पर बने अधिवास तीर प्रतिरूप के उदाहरण हैं। तीसरा आता है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। तो बच्चों देखिए, जब नदियों, नहरों या सड़कों का संगम होता है और वे एक दूसरे को काटती नहीं हैं, त्रिभुज की आकृति में नदियों, नहरों और सड़क आपस में मिलती हैं, तीन ओर से इस तरीके से मिलती हैं, और तब त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। ऐसे संगम स्थलों पर, मिलने वाले स्थलों पर अधिवास को विकसित होने के लिए दोनों नदियों, नहरों या सड़कों द्वारा निर्मित त्रिभुज के अंदर की भूमि पर ही अधिवास विकसित होता है, यानी एक त्रिभुज सा बन जाता है इस तरीके से, और इसके बीच में मकान बस जाते हैं। भारत में हरियाणा और पंजाब में ऐसे अधिवास अधिक मिलते हैं। अब आता है आयताकार या चौक पट्टी प्रतिरूप, जिसका आकार आयताकार हो इस तरीके से। जब दो सड़कें आपस में मिलती हैं और उनके मिलन स्थल से दोनों सड़कों के किनारे लंबवत गलियों का निर्माण होता है, तब आयताकार प्रतिरूप बनते हैं। यानी दो सड़कों के किनारे लंबवत गलियों का निर्माण होता है तो आयताकार या चौक पट्टी प्रतिरूप कहलाता है। विश्व में समतल उपजाऊ मैदानी भागों में ऐसे प्रतिरूपों का विकास होता है।
अब आता है पांचवा प्रतिरूप, अरिय त्रिज्या प्रतिरूप। जैसे साइकिल के पहिए में तान होते हैं, इस तरीके का प्रतिरूप होता है कि जब किसी गांव में एक स्थान पर अनेक दिशाओं से कच्ची सड़कें या पक्की सड़कें मिलती हैं तो मिलन स्थान से त्रिज्याकार मार्गों पर मकानों का निर्माण होता है, परंतु सभी गलियां मुख्य चौराहे पर मिलने से समानांतर नहीं होती हैं। यानी कहने का मतलब ये पॉइंट होता है इस तरीके से, और इस तरीके से ये मार्ग होते हैं कई सारे जो कि समानांतर नहीं होते। इस तरीके का बना हुआ प्रतिरूप, इनके बीच में मकान बन जाते हैं, तो ये अरिय त्रिज्या प्रतिरूप कहलाता है। हाँ, तो बच्चों हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये चित्र हैं। देखिए आयताकार प्रतिरूप में ये दो चौराहे से हैं और इस तरीके के मकान बन जाते हैं। इससे नीचे वृत्ताकार है, वृत्ताकार में कोई पोखर या झील या तालाब है, उसके चारों ओर बस्ती बस गई। इसके बाद में नावीय प्रतिरूप का मतलब होता है नाविक जैसे काम होता है, इसमें नाविक जैसी आकृति बनती है। इसके बाद में तीर प्रतिरूप जो है, तीर प्रतिरूप में देखिए ये दो नदियाँ आपस में मिल रही हैं और इस बीच वाले क्षेत्र में ये बस्ती बस गई। इसके बाद में अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप, यानी ये नहर नदी के किनारे या नहर के किनारे बसा हुआ है ये क्षेत्र है। इसके बाद में तारा प्रतिरूप, यानी इसमें कई स्थानों से रास्ते आ रहे हैं और एक तारे की जैसी आकृति बनी है, वो तारा प्रतिरूप। और ये रेखीय प्रतिरूप है, जिस तरीके से ये सड़क है, ये दो नदी हैं, पुल बन रहा है, इसके सारे बस्ती का विकास हो रहा है रेखात्मक, ये रेखीय प्रतिरूप होता है। और अरिय प्रतिरूप में एक चौराहा है, इसमें कई दिशाओं से ये कच्ची पक्की सड़कें आती हैं, मिल जाती हैं और इनके बीच में ये घर बन जाते हैं, तो ये अरिय प्रतिरूप कहलाता है। तो देखिए बच्चों, विश्व में घनी आबादी वाले उपजाऊ मैदानी भाग में ऐसे प्रतिरूप पाए जाते हैं। भारत में गंगा के ऊपरी मैदान और तमिलनाडु राज्य में इस प्रकार के प्रतिरूप दिखाई देते हैं। अब आता है वृत्ताकार प्रतिरूप छठवां। देखिए वृत्ताकार यानी गोलाकार, प्राय किसी झील, तालाब, कुएं, किले, धार्मिक स्थल या चौपाल के चारों ओर मकान के बसने से बस्ती का आकार वृत्ताकार हो जाता है। कैसा हो जाता है? वृत्ताकार हो जाता है, जो कि ये वृत्ताकार प्रतिरूप है, इसलिए इसे वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। नाविक प्रतिरूप जो होता है वो इसकी पहली अवस्था होती है और यही विकसित नाविक जो प्रतिरूप है वो विकसित होकर के वृत्ताकार प्रतिरूप का रूप ले लेता है। अब देखिए ये रेखीय प्रतिरूप का एक चित्र दिया हुआ है, किस तरीके से एक रास्ते के सारे मकान दूर तक बस गए हैं, ये रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण है। अब आता है सातवां तारा प्रतिरूप। तारा प्रतिरूप प्रारंभ में तो अरिय प्रतिरूप के रूप में विकसित होता है, लेकिन बाद में जो बाहर की ओर जाने वाली सड़कें होती हैं, ये बहुत सारी सड़कें होती हैं, सड़कों के किनारे मकान बनने से इसकी आकृति तारे जैसी हो जाती है, इसलिए इसे तारा प्रतिरूप कहा जाता है। अब आता है पंखा प्रतिरूप कि जब किसी गांव में केंद्रीय स्थल के चारों ओर मकान बनते हैं, केंद्रीय स्थल है उसके चारों ओर मकान बन जाते हैं, इसके बाद बस्ती का विकास सड़कों के किनारे होता है। रेखीय प्रतिरूप में होने से इसका पंखानुमा प्रतिरूप विकसित होता है। इसके बाद में अनियमित प्रतिरूप। अनियमित प्रतिरूप का मतलब होता है जिसका कोई रूप नहीं होता है, कोई निश्चित नहीं होता, कि मानव द्वारा अपनी सुविधा अनुसार बिना किसी योजना के मकानों का निर्माण होने से आकार रहित अधिवास विकसित होता है, जिसे अनियमित या अनाकार प्रतिरूप कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है अनाकार प्रतिरूप को समझाइए, तो ये अनियमित या अनाकार एक ही बात होती है। सड़कें तथा गलियां शेष भूमि पर बाद में विकसित होती हैं और टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार और प्राय सक्रिय होती हैं। भारत में जो अधिकांश गांव इसी श्रेणी में आते हैं, राजस्थान के बारां जिले में, ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, बारां जिले में लिसाड़ी गांव अनाकार प्रतिरूप का उदाहरण है। अब आता है 10वां सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। सीढ़ी नुमा जैसी की आकृति होती है, सीढ़ी नुमा के इस प्रकार के गांव ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? पर्वतीय ढालों पर होते हैं, जिनमें मकान परस्पर सटे हुए परंतु दूर दूर दोनों ही रूपों में मिलते हैं। इन मकानों
की पंक्तियाँ ढाल के अनुसार कई स्तरों में बनी होती है। इस तरीके का ये प्रतिरूप होता है, इस तरीके से, और इनके यहाँ पर मकान बन जाते हैं, दिखाई देते हैं। हिमालय, रॉकीज, एंडीज और आल्प्स पर्वतों में ग्रामीण बस्तियाँ इसी प्रतिरूप से बसी हैं। 11 में आता है मधु छत्ता प्रतिरूप। भारत में आदिवासी जनजातियों के गुंबदनुमा झोंपड़ियों के गांव, टोडा जनजाति आंध्र प्रदेश के समुद्र तटीय मछुआरों के गांव तथा दक्षिणी अफ्रीका की जुलू लोग इस प्रकार के प्रतिरूप में निवास करते हैं, जो दूर से मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई देता है। जैसा कि चित्र 6.2 में दिखाया गया है, ये दक्षिण अफ्रीका की जुलू जनजाति है, एक रास्ते से जुड़ी हुई है और इसमें ये छत्ता से दिखाई दे रहे हैं और इसमें ही गांव बसे हुए हैं, घर बने हुए हैं। ये छत्ता प्रतिरूप है। एक होता है अन्य प्रतिरूप। देखिए, अन्य प्रतिरूपों में टेढ़ा मेढ़ा प्रतिरूप, मकड़ी प्रतिरूप आदि प्रमुख आते हैं। तो ये बच्चों हमारे प्रतिरूप हो गए। और प्रतिरूप के बाद में अब हम पढ़ते हैं ग्रामीण अधिवासों की समस्याएं। हाँ तो बच्चों, ग्रामीण अधिवासों की समस्याओं में देखिए, गांव की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। कभी कभी ग्रामीण बस्ती आ जाती है कि ग्रामीण बस्ती की समस्याएं बताइए। तो सामान्यतः ग्रामीण अधिवासों में निम्न समस्याएं दिखाई देती हैं, दृष्टिगोचर होती हैं। सबसे पहली समस्या है आवागमन के साधनों का अभाव, परिवहन के साधनों का अभाव। देखिए, ग्रामीण अधिवासों तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक परिवहन साधनों का अभाव होता है, यानी सरकारी परिवहन नहीं चलता, व्यक्तिगत साधन ही उपलब्ध होते हैं। इसलिए साधन रहित लोगों के सामने आने जाने की, आवागमन यानी आने जाने की एक गंभीर समस्या है। दूसरा है स्वच्छ पेयजल का अभाव। वर्तमान में पेयजल की समस्या ग्रामीण अधिवासों में विकराल रूप धारण करती जा रही है। पीने के पानी, इससे यहाँ के निवासी कई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, तो पानी की समस्या है। तीसरी है स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। यहाँ के निवासियों को छोटी छोटी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए समीपवर्ती नगर में जाना पड़ता है। गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी होती नहीं है, इसलिए अपने आसपास के नगरों में पहुंचते हैं। आवागमन के साधनों के अभाव में समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण कई बार ऐसा होता है मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। चौथी समस्या है विद्युत आपूर्ति यानी बिजली आपूर्ति का अभाव। ग्रामीण अधिवासों में नियमित एवं पर्याप्त विद्युत आपूर्ति का अभाव होता है। इससे दैनिक एवं कृषि कार्यों में क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है, यानी बिजली की आपूर्ति का अभाव होता है। रोजगार के अवसर नहीं होना। देखिए, यहाँ रोजगार के अवसर नहीं होने से तीनों प्रकार की बेरोजगारी यहाँ पाई जाती है गांव में। पूर्ण बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। पूर्ण बेरोजगारी तो वो होती है जिसमें व्यक्ति दिखाई देता है कि हाँ ये पूरी तरह से बेरोजगार है। छिपी बेरोजगारी वह होती है जो कि हमें दिखाई तो देती नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है काम कर रहा है। जैसे खेती में काम करने वाले 4 लोग दिखाई तो दे रहे हैं कि काम कर रहे हैं, लेकिन उनको चारों के हिसाब से आमदनी नहीं होती है। एक होती है मौसमी बेरोजगारी, फसलों का कटाई बटाई का काम चलता है तब तो ये रोज़गार मिल जाता है, नहीं तो मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। युवा शक्ति जो है रोजगार की तलाश में नगरों की ओर पलायन यानी नगरों की ओर आ रही है। पलायन करके कम मजदूरी के कारण यहाँ नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं। नारकीय मतलब होता है बड़ा कष्टदायक जीवन। छठवां पॉइंट है, छठवीं समस्या है सूचना तकनीक एवं दूरभाष सुविधाओं का अभाव। देखिए, गांव में ज़्यादातर क्या है, सूचना तकनीक और दूरभाष यानी टेलीफोन वगैरह इंटरनेट की सुविधा नहीं हो पाती है। इनके कारण ग्रामीण अधिवास सूचना तकनीक एवं इंटरनेट से नहीं जुड़ पाते, जिससे छोटे छोटे कार्यों के लिए समीपवर्ती कस्बे या नगरों में जाना पड़ता है गाँव के लोगों को। इस प्रकार धन और समय का दोनों का ही दुरुपयोग होता है। और लास्ट इसकी समस्या है उच्च व तकनीकी शिक्षा संस्थाओं का अभाव। देखिए, गांव में क्या होता है, ज़्यादातर ऊंची शिक्षा वाले तकनीकी शिक्षा का अभाव होता है। तो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध नहीं होने से अधिकांश जो युवक युवतियाँ जो उसमें पढ़ते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, उनको प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के बाद अध्ययन कार्य बंद करना पड़ जाता है। और ये इस तरीके से ग्रामीण समस्याएँ होएंगे, ग्रामीण अधिवासों की समस्याएँ। बाकी का बच्चों कल पढ़ाएंगे हम यहाँ से नगरीय अधिवास से। धन्यवाद।